मेरे हाथ में दो किताबें मौजूद हैं। ये किताबों के लेखक हैं विमल कुमार सक्सेना जी, जो हमारे पास भी अभी खड़े हुए हैं। इन किताबों का जो शीर्षक दिया हुआ है पार्टी लेस डेमोक्रेसी और जनता राज। दूसरी किताब है जनता राज। हम समझने की कोशिश करेंगे इनके लेखक से कि आखिर ये किताबें जो लिखी हैं इनका पूरा सारांश क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल कुमार सक्सेना है और ये किताबें मेरे द्वारा रचित हैं। एक का नाम है जनता राजा, जो Amazon.in पर उपलब्ध है, और दूसरी किताब है पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन और जनता राजा। हमने इस किताब के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। उसे पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो व्यवस्थाएं काम कर रही हैं वो कैसे चलती हैं, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, रोजगार हो, है ना, इस तरह की जितनी व्यवस्था इस देश में चल रही हैं वो कैसे चलती हैं और जनता का उसमें क्या योगदान होना चाहिए। अगर हम राजनीति की बात करें तो बार बार लोग राजनीति का विरोध करते हैं। वो सोचते हैं शायद पार्टी बदल देने भर से लोगों का जो है समस्याएं हल हो जाएंगी। हमारा मानना है ऐसा होता नहीं है। हर बार जनता बार बार चुनावों में हर बार सोचती है कि इस बार हमारी जन समस्याएं हल होंगी, लेकिन हर चुनाव के बाद जनता ठगी सी रह जाती है। तो इसका हल ढूंढने के लिए हमने सोचा है कि क्यों ना जो वोट देते हैं लोग, जनता जो वोट देती है, जनता जो राजा है, क्यों ना वो उम्मीदवारों से एक करार करे और करार में वो उनसे लिखवाए कि आप हमसे वोट लें, हमें एक शपथ पत्र लिख के दें। उस शपथ पत्र में कुछ गिनी चुनी शर्तें हैं, जैसे कि वो भ्रष्टाचार से आय से अधिक संपत्ति नहीं बनाएगा, बिना जनता की मर्जी के दल बदल नहीं करेगा, क्योंकि हमारा संविधान कहता है जनता ने जिसको जनमत दिया है वही उस पार्टी का माना जाएगा उम्मीदवार। लेकिन होता क्या है कि वो बिना जनमत का आग्रह करे या बिना जनमत की राय लिए वो अपनी पार्टी बदल जाते हैं। तीसरा ये है कि वो चुनाव के समय में जनता से वायदे करते हैं। वायदे चुनावी घोषणा पत्र के रूप में होते हैं, मगर जीत जाने के बाद बहुत कम लोग ऐसे हैं या बहुत कम राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने चुनावी वायदों को पूरा कर पाती होंगी। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती। तो हमारा ये कहना है कि क्यों ना ऐसी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो जनता से झूठे वायदे करके उनका वोट लेकर के उनके साथ ठगी करती हैं। इस ठगी के आरोप में क्यों ना उनकी मान्यता रद्द की जाए और उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करी जाए। इसके बाद है कि जो जीतने वाला है, जो भी चुनाव में उम्मीदवार जीते, वो अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे, क्योंकि वो राज्य का है, देश का है और वहाँ की जनता का उम्मीदवार है, वहाँ का प्रतिनिधि है। अगर वो राज्य का सिंबल चेस्ट पे लगाता है तो इसका मतलब वो उस पार्टी का प्रतिनिधि बन के जा रहा है, जबकि उसे हमें देश का प्रतिनिधि चाहिए, हमें राज्य का प्रतिनिधि चाहिए। तो हम चाहते हैं वो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी से, अपने संगठन से त्यागपत्र दे, जिसके लिए वो देश हित में, राज्य हित में, समाज हित में कार्य कर सके। अच्छा, जो अभी हम लोग ये तो होगी किताबों की बात। मैं बात करूंगा अभी जो किसान काले 3 कानून जो आप बता रहे हो, काले 3 कानून हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? बिल्कुल, किसानों की मांगें जायज़ हैं। किसान वो आदमी है जिसे हम अन्नदाता कहते हैं। आज को ये गवर्नमेंट, ये सरकार ये भूल रही है कि यही अन्नदाता हैं जो हमें अन्न देते हैं। अगर ये माने, इनकी नहीं मानी गई तो ये सड़कों पर आए हुए हैं, कल को ये संसद तक भी पहुंच जाएंगे। ये तीनों बिल अभी केंद्र सरकार की तरफ से और हमारे न्यायपालिका की तरफ से पोस्टपोन कर दिए हैं 1 साल के लिए। फिर भी ये किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसके कोई वो नहीं, कोई ऐसा कोई पक्का विश्वास नहीं दिलाया गया कि हम इन बिलों का क्या करेंगे, इन कानूनों का बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। खाली एक बीच का एक हल ढूंढा हुआ है कुछ समय लिंगर ऑन करने के लिए, क्योंकि जब तक यूपी का इलेक्शन हो जाएगा और इनकी नींव मजबूत होगी तो, लेकिन ये किसान लोग इस नींव को मजबूत नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश में जीतने नहीं देंगे हम इन्हें। जो आज भारत बंद का ऐलान किया हुआ है, इसका सीधा तात्पर्य क्या, ये 2022 का इलेक्शन है? तात्पर्य 2022 का इलेक्शन हो सकता है इन राजनीतिक पार्टियों की नज़र में। हमारा तात्पर्य है ये किसानों का संदेश जनता के घर घर में, जन जन तक पहुँचे और उन्हें पता रहे कि हमारा अन्नदाता किस तरह सड़कों पर पड़ा हुआ है अपनी मांगों के लिए।